स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार के अंतर्गत किस प्रकार ब्रिटिश ने आपके बंगाल, मैसूर एवं मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर ली थी। और उसी के अंतर्गत इसका चौथा भाग है कि पंजाब राज्य पर ब्रिटिश ने किस प्रकार अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पंजाब जो उस समय जो है आपके सबसे पहले तो आपको देखना है कि 12 मिसलों में बटा हुआ था। तो ये आप मिसल कह लीजिए यानी कि या 12 भागों में, है ना। तो 12 भागों यानी कि 12 मिसलों में पंजाब आपके बटा हुआ था। और इन 12 मिसलों में से जो सबसे शक्तिशाली मिसल थी वह कौन सी थी? आपकी सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल इस समय की सबसे शक्तिशाली मिसल थी और इसी मिसल से संबंधित थे आपके पंजाब के तत्कालीन शासक रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह कौन से मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल, जो कि उस समय की सबसे शक्तिशाली मिसल थी। और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है अफगानी शासक जमान शाह के द्वारा प्रदान की गई। तो अफगानी शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। तो रणजीत सिंह ने लाहौर को 1799 में अपनी राजधानी बनाया। तो ये तो है थोड़े मुख्य बातें हैं, इनके बारे में आप याद कर लें कि लाहौर को राजधानी कब बनाया गया? 1799 में। इसके अलावा रणजीत सिंह के कार्यकाल में हम देखते हैं कि 1809 में आपके अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अपने प्रतिनिधि मेटकॉफ, तो मेटकॉफ किसके प्रतिनिधि थे? आपके लॉर्ड मिंटो के। तो 1809 में लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मेटकॉफ ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। तो यह संधि इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। तो अमृतसर की संधि सबसे पहले तो किसके बीच में हुई है? मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच। और इस संधि के अनुसार अमृतसर की संधि के अनुसार जो है आपके पंजाब प्रांत एवं ब्रिटिश के बीच जो है आपके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके थे। और इसी के साथ यानी कि अमृतसर की संधि के तहत ही यह लागू किया गया, यह निर्धारित किया गया कि न ही ब्रिटिश सरकार और न ही पंजाब की ओर से यानी कि ना आपका पंजाब की ओर से यानी रणजीत सिंह और न ही आपके जो है अंग्रेज वे एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, यानी कि जो अपने एक दूसरे की जो सीमाएं हैं उसका सम्मान वे करेंगे अमृतसर की संधि के तहत। तो अमृतसर की संधि के तहत दो चीजें निर्धारित हुई, एक तो पंजाब एवं ब्रिटिश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए और दूसरा है कि अब जो अंग्रेज और जो पंजाब है ये दोनों ही एक दूसरे की जो सीमाएं हैं उसका सम्मान करेंगे। और यह संधि हुई आपके मेटकॉफ एवं रणजीत सिंह के मध्य। उसके बाद रणजीत सिंह ने जो है आपके अफगानी शासक शाह शुजा की अफगान का शासक बनने में मदद की थी और इसके बदले में शाह शुजा ने रणजीत सिंह को क्या दिया? कोहिनूर हीरा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये नोट कर ले कि कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने प्रदान किया? तो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानी शासक शाह शुजा ने प्रदान किया, क्योंकि आपके रणजीत सिंह ने अफगानी शासक शाह शुजा को वहां का शासक बनने में मदद की थी, जिसके बदले में इन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रणजीत सिंह है ये पहले तो निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे और इनकी जो सेना है उसमें सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल थे। और जो रणजीत सिंह की जो सेना में जो तोप खाने का जो प्रधान है वह कौन था? इलाही बख्श। तो इलाही बख्श तोप खाने का प्रधान था और जो रणजीत सिंह की सेना है यह एशिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। अब दूसरी क्यों? ब्रिटिश जो है पहले नंबर पर तो अपनी सेना को ही कहेंगे कि हमारी सेना सबसे बड़ी थी, चाहे रणजीत सिंह की सेना कितनी ही बड़ी हो लेकिन उसे दूसरे नंबर पर ही माना जाएगा। तो रणजीत सिंह की सेना को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना माना जाता था। उसके अलावा
रणजीत सिंह की सेना की खास बात यह थी कि रणजीत सिंह ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से युक्त किया था, यानी कि यूरोपीय पद्धति से उन्हें सशक्त किया था। और उनकी सेना इस अगर हम नजर से देखें तो काफी शक्तिशाली भी थी। और उनकी सेना को जो वेतन था वह महाना पद्धति के अकॉर्डिंग दिया जाता था। तो ये महाना पद्धति आप नोट कर लें। तो सेना को महाना पद्धति से वेतन दिया जाता था, यानी कि महाना से मतलब है आपका हर महीने सेना को वेतन दिया जाता था। और इसके अलावा जो पंजाब प्रांत का जो आय है उसका मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। तो भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था, जिसमें कि 33 से 40% से जो दर से आपसे आय भू राजस्व कर लिया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आय का मुख्य स्रोत था आपका भू राजस्व, जो कि 33 से 40% तक की दर से लिया जाता था। उसके बाद जब आपका पंजाब राज्य है यह 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर एवं पेशावर। तो इन 4 प्रांतों में आपका जो है पंजाब राज्य विभाजित था। तो ये था आपका थोड़ा सा पंजाब के बारे में इंट्रोडक्शन। और रणजीत सिंह का जो आपका हमने शासन देखा वह किस प्रकार था, किस प्रकार की सेना थी, इसके बारे में हमने देखा। लेकिन जब रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में। और इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इनके शासन में, पंजाब का जो प्रशासन है इसमें राजनीतिक अस्थिरता आ गई, यानी कि जो इनका दरबार था वह गुटबंदी का शिकार हो गया और आंतरिक षड्यंत्र एक दूसरे के विरुद्ध रचे जाने लगे। और इसी क्रम में देखते हैं कि एक के बाद कई शासक जो है वे पंजाब की गद्दी पर बैठे। जैसे कि रणजीत सिंह की मृत्यु हम देखते हैं कब हुई? 1839 में। और उनके बाद जो है उनके उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह, जो कि पंजाब की गद्दी पर बैठे। लेकिन खड़ग सिंह की जो मृत्यु है इनके 1 वर्ष बाद ही, यानी कि 1840 में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनके बाद जो अगले शासक जो पंजाब की गद्दी पर बैठे वे कौन थे? नौनिहाल सिंह। और नौनिहाल सिंह भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, ये भी जल्द ही काल के गर्त में समा गए। और नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बने हैं वे थे आपके शेर सिंह। और शेर सिंह की जो हत्या है वह कब कर दी गई? इनकी हत्या भी जल्दी ही यानी कि 1843 में कर दी गई। तो इस तरह अगर हम देखें हमें पता लग रहा है इस क्रम से, यानी कि एक के बाद एक जल्दी से आपके जो है शासक बदलते जा रहे हैं। यानी कि उस समय जो आपका पंजाब है यह एक षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका था, जिसमें आपके दरबारी जो गुटबंदी हो रही थी, यानी कि आपके प्रशासन के अंदर ही जो है एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। और शेर सिंह की मृत्यु कब हुई आपके? तो ये शेर सिंह की मृत्यु 1843 में हुई। तो नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद शेर सिंह गद्दी पर बैठे और शेर सिंह की हत्या कर दी गई थी। और शेर सिंह की हत्या करने के बाद दिलीप सिंह जो है पंजाब के अगले जो है आपके शासक बने। और ये कब बने? 1843 में। लेकिन दिलीप सिंह जब पंजाब के शासक बने तो ये काफी अल्पवयस्क थे, यानी कि बहुत छोटी उम्र के थे। और अल्पवयस्क होने के कारण इन जो राजमाता है उनका क्या नाम था? महाराज माता जिंदन। तो ये नोट कर ले, राजमाता जिंदन कौर। चूंकि दिलीप सिंह अल्पवयस्क थे इसलिए राजमाता जिंदन कौर दिलीप सिंह को मतलब गोदी में लेकर बैठी इनकी संरक्षिका के रूप में। और इसी के समय हम देखते हैं कि दिलीप सिंह के समय ही पंजाब एवं अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध लड़े गए, जिसे हम क्या कहते हैं? आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। तो उसके बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि क्या कारण थे कि पंजाब एवं अंग्रेजों के बीच जो है आपके युद्ध लड़े गए। तो देख लेते हैं। तो जो आपका पहला जो प्रथम जो युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, वह आपका कब हुआ? 1845 और 1845 एवं 1846 के मध्य आपका प्रथम युद्ध हुआ। और इस प्रथम युद्ध के क्या कारण थे? तो दरअसल उस समय आपका जो अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग
उस समय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हार्डिंग के ही दूत थे मेजर ब्रॉडफुट। और मेजर ब्रॉडफुट ने क्या किया, इन्होंने सिखों के विरुद्ध जो है आपके उत्तेजित वाले मतलब उत्तेजना भरने वाले भाषण दिए, यानी कि ऐसे भाषण दिए जो कि सिखों को उत्तेजित कर रहे थे, यानी कि सिखों के विरुद्ध भाषण दिए जिससे कि सिख असंतुष्ट हुए। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि पंजाब एवं अंग्रेजों के बीच जो है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1840 ईस्वी के बीच। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और विजय उपरांत अंग्रेजों ने पंजाब के साथ जो संधि की वह कौन सी आपकी लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि के तहत जो मुख्य बात थी वह क्या थी कि पंजाब ने क्या किया, पंजाब ने अंग्रेजों को कश्मीर का सूबा दे दिया और जिस कश्मीर के सूबे को अंग्रेजों ने आगे किसको बेच दिया, गुलाब सिंह को। तो ये याद होना चाहिए आपको, जो कश्मीर का सूबा है वह अंग्रेजों को पंजाब के द्वारा किस संधि के तहत दिया गया, तो यह उन्हें लाहौर की संधि के तहत दिया गया जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी। और इस संधि के बाद जब कश्मीर का सूबा अब अंग्रेजों के पास आ गया तो अंग्रेजों ने इस कश्मीर के सूबे को गुलाब सिंह को बेच दिया। और एक और बात बता दूं आपको कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है इसमें जो आपके सिख थे कौन, लाल सिंह एवं तेजा सिंह, तो ये आपके पंजाब के जो है आपके सेना के अधिकारी थे। इनके आपके अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए थे। यह भी एक कारण था कि सिखों की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है और वे लाहौर की संधि के माध्यम से कश्मीर का सूबा प्राप्त कर गुलाब सिंह को बेच देते हैं, तो इसके विरुद्ध जो है सिखों में जो है आपके असंतुष्टता फैल गई, यानी कि वे इसके विरुद्ध थे कि आप कश्मीर का सूबा गुलाब सिंह को क्यों बेच रहे हो। तो इसीलिए सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया और इसी क्रम में दोबारा से यानी कि कश्मीर का सूबा बेचने के विरोध में सिखों एवं अंग्रेजों में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों की ही विजय हुई और उन्होंने कौन सी संधि की, भैरोवाल की संधि। तो ये आप याद रखें, भैरोवाल की संधि जो है आपके लाहौर की संधि से ही रिलेटेड है, यानी कि लाहौर की संधि में जब कश्मीर का सूबा गुलाब सिंह को बेच दिया गया तो उसी के विरोध में जो आपका अंग्रेजों के साथ जो उनकी लड़ाई हुई तो उसमें पराजित होने के बाद इन्हें भैरोवाल की संधि करनी पड़ी थी। और इस भैरोवाल की संधि के तहत जो है आपके जो राजमाता जिंदन कौर हैं, इनकी जो संरक्षिका थी, ये संरक्षिका के रूप में दिलीप सिंह का जो प्रशासन संभाल रही थी, उनकी संरक्षिका की जो उपाधि थी वह समाप्त कर दी गई और राजमाता जिंदन कौर को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर आपके शेखपुरा भेज दिया गया, यानी कि अब उनकी जो संरक्षिका है वह उसकी उपाधि समाप्त कर दी गई। और कहा गया कि अब जो पंजाब में है आपकी ब्रिटिश सेना तब तक रहेगी जब तक दिलीप सिंह जो है आपके पूर्ण रूप से वयस्क नहीं हो जाते, यानी कि दिलीप सिंह के वयस्क होने तक जो आपकी ब्रिटिश सेना है आपके पंजाब प्रांत में रहेगी, जिसका खर्च जो है आपका दिलीप सिंह पर भी थोप दिया गया, यानी कि आप ही ब्रिटिश सेना का खर्च उठाएंगे, यानी कि हर वर्ष जो है आपका 22 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है आपको ब्रिटिश सेना के खर्च के रूप में देना होगा। तो यह था आपका भैरोवाल की संधि के तहत और ये दोनों ही संधियां जो है आपके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत हुई है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच, वह कब हुआ आपका 1848 से 1849 के बीच। तो 1848 से 49 के बीच आपका अंग्रेजों एवं सिखों के बीच दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध के समय जो आपके अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे वे कौन थे, आपके लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी उस समय जो है भारतीय क्षेत्रों में कौन सी नीति अपना रहे थे, वह आपकी विलय एवं विस्तार की नीति।
और इस नीति का जो विरोध है आपका पंजाब जो है, पंजाब की जो जनता है इस नीति का विरोध कर रही थी। और उसी समय जो है आपके मुल्तान के गवर्नर को भी अंग्रेजी सरकार द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, यानी कि उन्हें हटा दिया गया, जिसका विरोध जो है आपका पंजाब की जनता कर रही थी। और इसी विरोध को सुनहरा अवसर किसने समझा? लॉर्ड डलहौजी ने। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही इस अवसर में थे कि कब पंजाब की जनता विरोध करे और तब हम क्या करें, हम पंजाब की जनता के साथ युद्ध करके जो पंजाब के प्रांत का जो है हम इस नीति के तहत अंग्रेजी सरकार में विलय कर ले, है ना। तो इसी के जब पंजाब की जनता द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया गया, और पंजाब की जनता द्वारा अंग्रेजों का विरोध कब किया गया? पहला तो वो इस नीति के विरोध थे, और दूसरा जब अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ कर दिया गया, जिसका विरोध पंजाब ने किया। तो इसी विरोध में हम देखते हैं, इसी क्रम में आपका पंजाब और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, जो कि कब हुआ? 1848 से 1849 के मध्य, जिसका जो नेतृत्व है किसने किया? अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस युद्ध में आपका अंग्रेजों की विजय हुई और उन्होंने पंजाब राज्य का जो है अंग्रेजी सरकार में क्या कर दिया? पूर्ण रूप से विलय कर लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके पंजाब राज्य पर भी जो है आपकी ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो चुकी थी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था कि शाह शुजा ने, अफगान शासक ने कोहिनूर हीरा किसे प्रदान किया था? रणजीत सिंह को प्रदान किया था। जब द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उन्होंने पंजाब का पूर्ण रूप से विलय कर लिया, तो उसी दौरान कोहिनूर हीरा जो कि किसके पास था? दिलीप सिंह के पास था, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर कहाँ लगा दिया? ब्रिटिश राजमुकुट पर। तो यह कोहिनूर हीरा आपका अब लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से लेकर ब्रिटिश राजमुकुट पर लगा दिया, और दिलीप सिंह और इनकी जो राजमाता है जिंदन कौर, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ये था आपका पूर्ण, यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है कि किस प्रकार पंजाब पर अंग्रेजों ने जो अपनी राजनीतिक सत्ता यानी कि ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर ली। और इसी के साथ जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक था ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, जिसमें हमने देख लिया कि किस प्रकार अंग्रेजों ने आपके बंगाल, मैसूर, मराठा एवं आज हमने देखा कि पंजाब राज्य पर अपनी पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश सत्ता किस प्रकार स्थापित कर ली, ये हमने देख लिया। तो दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और हमारा आगे जो हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ना है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, यानी कि किस प्रकार ब्रिटिश ने यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति अपनाई, जिसके माध्यम से उन्हें यहाँ पर प्रशासन करना सुलभ हो गया, जिसमें हमें मुख्यतः वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली और दूसरा जो है लॉर्ड डलहौजी की विलय एवं विस्तार की नीतियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।